अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक और टॉपिक, दैट इज रेक्टिफायर। सर ये कैसे यूज होता है, ये किस प्रकार से बनता है, इसका सब कुछ हम पढ़ेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में सब कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, तो उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है वो आपको बता सकता हूँ आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में इसके अंदर अपन लोग और भी कई सारी बातें करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसमें कुछ दो प्रकार की चीज़ें होती है। पहली बात तो क्या काम आता है, ये एसी सोर्स को डीसी में कन्वर्ट करने में काम आता है, ठीक है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के काम आता है, क्योंकि इसका जो यूनिलैटरल प्रॉपर्टी होती है, जो एक ही साइड में करंट को फ्लो करने को अलाउ करती है, वही चीज़ यहाँ पे यूज होती है। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, दो प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है हाफ वेव, एक होता है फुल वेव, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है ना कि जो करंट है अपने पास में, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास में इनपुट करंट है या इनपुट वोल्टेज है, ऐसा। इससे क्या बनता है, इससे बनता है इसको रेक्टिफायर में डालने से हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ डालने से बेटा ये क्या होता है, जो आउटपुट आता है वो ऐसा आता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो पॉजिटिव वाला साइड है उसको तो ये अलाउ कर देता है, बट नेगेटिव वाले के लिए अलाउ नहीं करता है। कैसे वर्किंग होती है अपन आगे पढ़ेंगे। आप लोग कई लोग जानते भी होंगे, कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है, बट ये पॉजिटिव वाले को अलाउ करता है, नेगेटिव वाले को अलाउ नहीं करता है। गेटिंग माय पॉइंट। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस वाले के अंदर, तो बेटा इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें ये इनपुट है और ये इसमें इसको फुल वेव में रखने के बाद ये इसका आउटपुट है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये इस प्रकार से इनपुट है और जो आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसे आएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा ये है और ये हमारे पास में हो जाएगा फुल वेव रेक्टिफायर। अब बात ये है कि सर ये सब जो दोनों की वर्किंग है वो वर्किंग कैसे होती है, मैं सब समझाऊंगा आपको बेटा। यहाँ पे कुछ कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी बातें हैं, जिससे समझना है। यहाँ पे इसको हम लोग इस प्रकार से एक पार्ट में तोड़ देते हैं। बेटा यहाँ पे बात हो रही है कि इसमें इनपुट करंट कितना था। तो इनपुट जो था वो था I नॉट साइन ओमेगा टी, एक एसी करंट था। जो हमें आउटपुट मिला, तो आउटपुट का अगर मैं बात करूंगा तो आउटपुट का आई एवरेज कितना है, किसके किस किस केस की बात हो रही है, ये बात हो रही है हाफ वेव रेक्टिफायर की। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसमें आउटपुट का एवरेज कितना मिला, तो बेटा एवरेज आएगा IM बाय पाई। दिस इज द आई एवरेज इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। गेटिंग माय पॉइंट। IM या फिर I नोट बोल सकते हो आप इसको, तो आप I नोट बोल दीजिए, I नोट बाय पाई। सिमिलरली अगर मैं आपको यहाँ बात करूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फुल वेव रेक्टिफायर, तो बेटा इस केस में भी इनपुट जो था वो अपना सेम था। दिस इज अगेन I नोट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर जो I एवरेज हो जाएगा किसमें, फुल वेव रेक्टिफायर में। तो फुल वेव रेक्टिफायर में जो I एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा I नोट बाय पाई ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज सेम एज I एवरेज इन द केस ऑफ AC। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे IRMS की। RMS तुम जानते हो, हम लोगों ने AC में बहुत पढ़ा है, रूट मीन स्क्वायर। तो बेटा इस केस में जो IRMS होता है वो होता है I नोट बाय 2, और इस केस में जो IRMS होता है, ये कौन सा केस है, फुल वेव रेक्टिफायर का, इसकी वैल्यू है I नोट बाय रूट 2। बेटा मैथमेटिकली सबको डिराइव किया जा सकता है, पर वो सब बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, बहुत ज़्यादा क्या बिल्कुल काम का नहीं है। इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट्स बताए हैं। ये रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं ढंग से। गेटिंग माय पॉइंट। तो रिजल्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। I नोट बाय रूट 2, I नोट बाय 2, 2 I नोट बाय पाई, या I नोट बाय पाई।
तो बेटा ये है आज का लेक्चर। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इसमें हम लोगों ने 2 प्रकार के रेक्टिफायर देखे हैं, जिसमें सिर्फ देखा है अभी हम लोगों ने ग्राफ बताया है। ग्राफ इस प्रकार से आता है, उसकी एवरेज और आरएमएस वैल्यूज ऐसे आती हैं। तो देखिए अगर मैं हाफ वेव की वर्किंग की बात करता हूं तो भैया किस प्रकार से आएगा। जैसे मान लीजिए कि इधर हम लोग क्या करते हैं, ये कॉइल हमने लिए यहाँ पे, यहाँ हम लोगों ने इस प्रकार से इसको बनाया है सिस्टम, है ना। यहाँ एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पीएन जंक्शन डायोड यहाँ पे लगा देते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस डायोड को लगाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक रजिस्टर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं आउटपुट मान लूंगा यहाँ पे आरएल लिख के। बेटा इसको इनपुट को हम लोग एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे, दिस इज एसी सोर्स। तो इस प्रकार से क्या होता है ना कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। अब कैसे सर, कैसे काम करेगा बताता हूं। जैसे मान लीजिए फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल एसी में होता क्या है, एसी जो करंट होता है अगर उसका ग्राफ बनाऊंगा अगर मैं, तो उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा। मैं वी ले रहा हूं बेटा यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे किस चीज का इस्तेमाल किया है, ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल मैंने किया यहाँ पे किया है, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको वी इनपुट ले लूंगा। वी इनपुट अगर मैंने इसको लिया है तो एक्चुअली होगा क्या, जब फर्स्ट साइकिल के लिए, फर्स्ट हाफ के लिए, अब एसी में होता क्या है इस प्रकार से, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, थर्ड हाफ, फोर्थ हाफ, ऐसे ऐसे जैसे करके चलता रहेगा। ऐसे करके चलता रहेगा। तो बेटा ये फर्स्ट हाफ है, सेकंड हाफ है, थर्ड हाफ है, फोर्थ हाफ है। तो जो फर्स्ट हाफ है, इस फर्स्ट हाफ के लिए तो अगर मान लीजिए कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो बेटा फर्स्ट हाफ के लिए फॉर द फर्स्ट हाफ, मैं लिख रहा हूं यहां पे, फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल, फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल मैं क्या लिख दूंगा यहां पे, दिस पीएन जंक्शन विल एक्ट एज फॉरवर्ड बाइस जंक्शन। तो ये फॉरवर्ड बाइस जंक्शन की तरह एक्ट करेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये फॉरवर्ड बाइस की तरह एक्ट करेगा फर्स्ट हाफ के लिए। तो भैया अगर फर्स्ट हाफ के लिए फॉरवर्ड बाइस की तरह करेगा तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा, आउटपुट भी इसका ऐसा ही आ जाएगा कि जैसा ये हम लोगों को ये इनपुट में दिखाई दे रहा था फॉर द फर्स्ट हाफ ओनली। लेकिन अगर मैं सेकंड हाफ की बात करता हूं तो मैं लिख दूंगा यहां पे फॉर द सेकंड हाफ साइकिल, फॉर द सेकंड हाफ साइकिल दिस पीएन जंक्शन विल एक्ट एज रिवर्स बाइस्ड डायोड, या रिवर्स बाइस्ड की तरह ये वर्क करेंगे। तो बेटा रिवर्स बाइस्ड की तरह अगर ये वर्क करेंगे तो यहां पे हो जाएगा नेगेटिव साइन, यहां पे हो जाएगा पॉजिटिव साइन, और क्या हो जाएगा, ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। इसके कारण यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। मैं आइडियल कंडीशंस की बात कर रहा हूं, रियलिटी में कुछ और होता है, बट ठीक है, लगभग ऐसा ही होता है, इसलिए मैं यहाँ पे आइडियल कंडीशन की एग्जैक्टली ऐसी बात कर रहा हूं कि जैसे ही सेकंड हाफ होएगा, सेकंड हाफ मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब डायरेक्शन चेंज हो गई ना, डायरेक्शन चेंज हो गई तो आपकी बार ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, मतलब ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल हो गया, और ये रिवर्स बाइस लग चुका है। अगर ये रिवर्स बाइस्ड हो चुका है तो करंट यहां पे नहीं आएगा। तो हम लोग कैसे लिख देंगे भैया, यहां पे जीरो हो जाएगा। मतलब ये जो पार्ट था, ये पार्ट यहां पे कुछ नहीं आएगा, जीरो। उसके बाद फिर से करंट आएगा थर्ड हाफ के लिए, मतलब थर्ड के लिए, फिर से फोर्थ के लिए जीरो, फिर से फिफ्थ के लिए आएगा। मैं क्या करूंगा बेटा, मैं यहाँ पे इस ग्राफ को आगे तक बना दूंगा, तो फिर से यहाँ पे जीरो और दोबारा से ऐसे आएगा। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर हम लोगों को इस प्रकार से आउटपुट मिलता है। अब जो भी वोल्टेज का आउटपुट मिल रहा है उसी से हम लोग करंट का आउटपुट भी निकाल लेते हैं। मैंने बताया भी था, जो करंट का एवरेज आता है वो कितना आता है, करंट का एवरेज जो आता है भैया यहाँ पे हाफ वेव के लिए वो आता है 2I0/पाई। गेटिंग माय पॉइंट। सिमिलरली अगर मैं आरएमएस की बात करता हूं, नहीं यहाँ पे I0/पाई आता है, 2I0/पाई उसके अंदर आता है फुल वेव के अंदर। तो अगर मैं आरएमएस की बात करता हूं तो आरएमएस जो हो जाएगा बेटा यहाँ पे वो हो जाएगा कितना, I0/2। अरे गेटिंग माय पॉइंट। तो I0/2 हो जाएगा आरएमएस, आई एवरेज हो जाएगा I0/पाई। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं यहां पे किस चीज की, वी एवरेज की,
मतलब पोटेंशियल एवरेज कितना आएगा वोल्टेज एवरेज, तो वो हो जाएगा साहब यहाँ पे कितना वी नॉट बाय पाई। और इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ वी आर एम एस की, तो वो कितना हो जाएगा वी नॉट बाय 2, यहाँ पे हो जाएगा हाफ वेव के लिए जबरदस्त जोरदार वैल्यूज। गेटिंग माय पॉइंट। बेटा मैंने तो जल्दी बता दिया क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो रेक्टिफायर है वो बहुत ही लल्लू टॉपिक है। इससे लल्लू आई डोंट थिंक कुछ हो सकता है सेमीकंडक्टर में, ऐसी बात नहीं कि होते हैं, बट ये फिर भी वो बहुत लल्लू है। आई एवरेज आई नॉट बाय पाई हो गया, आई आर एम एस हो गया आई नॉट बाय 2, सिमिलरली वी एवरेज हो गया वी नॉट बाय पाई, वी आर एम एस हो गया वी नॉट बाय 2। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो बेटा ये तो हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर, बहुत बढ़िया हाफ वेव रेक्टिफायर। अब मैं बात करूंगा किसकी, मैं यहां बात करूंगा फुल वेव रेक्टिफायर की। फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम मैं बनाता हूं। यहां पे डायग्राम ध्यान से देखिएगा बेटा, ये हमने ले लिया है अगेन यहां पे एक एसी सोर्स, ये हमने यहाँ पे फिर से ट्रांसफार्मर वाली बात कर ली है। और बेटा यहाँ पे हम लोगों ने अगेन यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल ले लिया है और यहाँ पे लगा दिया है एक पीएन जंक्शन, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार, जोरदार, ज़बरदस्त। इस प्रकार से एक पीएन जंक्शन यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ पे हमने ले लिया है आउटपुट आरएल रेजिस्टेंस का, ठीक है, यहाँ में आउटपुट मिलेगा इसको इसके अक्रॉस। यहाँ हम लोगों ने एक और यहाँ पे पीएन जंक्शन लगा लिया है इस प्रकार से, बहुत बढ़िया साहब। इसको हम बोल देंगे D1, इसको बोल देंगे हम D2। अरे बात समझ में आ रही है ना। अब सोचो कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बहुत जरूरी है, इसलिए सबसे पहले डायग्राम बनाया जाएगा। ये हो जाएगा टाइम का, ये हो जाएगा वी नोट का, बहुत ही बड़ी वी का सॉरी। और इसका हम लोग जब डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा, मैंने वीओ कर दिया, एक मिनट, ये वी आई होगा, वी इनपुट। नेक्स्ट जो बनाऊंगा मैं, ये आएगा आउटपुट का, तो वीओ का हो जाएगा बेटा, इसमें क्या होगा। अब फर्स्ट हाफ के लिए देखिए सर, फर्स्ट हाफ के अंदर अगर ये पॉजिटिव होगा और अगर ये नेगेटिव होगा तो ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, क्योंकि पी के साथ पॉजिटिव लगाया तो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और जो आउटपुट निकलेगा वो यहां से निकलेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा इस केस में क्या हो जाएगा, जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट। लेकिन अगर मैं रिवर्स इसको जस्ट चेंज कर दूंगा, सेकंड हाफ के लिए बात करूंगा, तो सेकंड हाफ के लिए ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा और ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। और इस केस के अंदर अगर ये फॉरवर्ड बाइस है, अगर ये फॉरवर्ड बाइस है तो भी हमारा क्या हो जाएगा, यहां से करंट फ्लो कर जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। इसी प्रकार से फिर से थर्ड हाफ के लिए बात होगी, फिर से हमारे लिए ऊपर वाला काम करेगा। जैसे ही हमारी नेक्स्ट फोर्थ हाफ के लिए बात होगी तो नीचे वाला काम करेगा और करंट कुछ वोल्टेज कुछ इस प्रकार से आता रहेगा। दिस इज नॉट कॉन्स्टेंट डीसी सप्लाई, दिस इज फ्लक्चुएटिंग डीसी सप्लाई, बट ये कॉन्स्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, लेकिन है डीसी। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा मैं क्या बोलूंगा, फुल वेव रेक्टिफायर में भी चार चीजें आएंगी, आई एवरेज, आई आर एम एस जो हमने पहले पढ़ रखा है, वी एवरेज और वी आर एम एस। बहुत ही बढ़िया। तो वी एवरेज कितना हो जाएगा साहब, इस केस में जो वी एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा 2V नॉट बाय या वी मैक्सिमम बाय पाई, वी आर एम एस वी नॉट बाय √2। आई आर एम एस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आई नॉट बाय √2 और आई एवरेज क्या हो जाएगा 2I नॉट बाय पाई। तो बेटा ये वैल्यूज है फुल वेव रेक्टिफायर की, बहुत ईजी है यार, क्या बताऊं उसके अंदर, सिंपल सी बातें हैं, आपको सिंपल सी बातें समझनी है और इसको नोट डाउन कर लेना है। तो बेटा फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये फुल वेव रेक्टिफायर की बात हो गई है, हाफ वेव रेक्टिफायर की बात हो गई है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी से।
हाँ भाई, तो अब हम बात करेंगे एफिशिएंसी। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूँ यहाँ पे, तो एफिशिएंसी बेसिकली होती क्या है, एफिशिएंसी हो जाएगी, हाँ बेटा, एफिशिएंसी हम इसे डिनोट करते हैं, है ना। और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट। कितना हमें आउटपुट मिल रहा है डिवाइड बाय कितना इनपुट हमने दिया था। तो बेटा पावर इनपुट जो है वो ऑब्वियस बात है एसी सप्लाई था, तो एसी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आरएमएस यूज करते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई आरएमएस का स्क्वायर इनटू आरडी प्लस आरएल। बेटा आरडी क्या है, आरडी है डायोड रेजिस्टेंस, और आरएल क्या है, आरएल है लोड रेजिस्टेंस। जहां पे हम लोगों को फाइनली जहां जिस पे हम लोग इसको सिस्टम को लगाया है लोड रेजिस्टेंस, फाइनली यहां पे हमें आउटपुट चाहिए वैसे। और अगर मैं पावर आउटपुट की बात करूंगा तो ये बेसिकली ओनली आई एवरेज आएगा, आई एवरेज इनटू आरएल। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, अगर मैं हाफ वेव की बात करता हूं और हाफ वेव रेक्टिफायर, इस केस में जो एफिशिएंसी हो जाएगी ना, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी पावर इनपुट डिवाइडेड बाय पावर आउटपुट। गेटिंग माय पॉइंट। तो पावर इनपुट अपॉन पावर आउटपुट हो जाएगी हमारी एफिशिएंसी, सॉरी पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, उल्टा बोल दिया मैंने, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। तो बेटा आउटपुट क्या है, आउटपुट को लिख दो यहाँ पे, सब हो जाएगा कितना साहब, आई एवरेज इनटू आरएल डिवाइडेड बाय, इसका भी स्क्वायर करना है, डिवाइड बाय इसका भी स्क्वायर था, ये कितना हो जाएगा, आई आरएमएस का स्क्वायर इनटू आरडी प्लस इसको स्मॉल कर दो आरडी इनटू आर। अबे सही है ना। तो इस प्रकार से मैंने क्या करा है, यहाँ पे एफिशिएंसी को लिखा है। ध्यान से देखो बेटा कैसे लिखा है मैंने यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या करा, आई एवरेज को लिख दिया है, आई एवरेज का स्क्वायर ऊपर की तरफ डिवाइडेड बाय आई आरएमएस का स्क्वायर। आई मेरी बात समझ में, आई एवरेज का स्क्वायर डिवाइड बाय आई आरएमएस का स्क्वायर, और यहां लिख दूंगा मैं 1 प्लस आरडी डिवाइडेड बाय आरएल। अब सही है, पक्का ना। तो क्या मैंने क्या करा, आई एवरेज अपॉन आई आरएमएस का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस आरडी बाय एल। तो बेटा आई एवरेज क्या होता है, आई एवरेज होता है साहब, आई एवरेज क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। तो याद करो आई एवरेज होता है साहब कितना, आई नॉट डिवाइडेड बाय पाई का होल स्क्वायर। सही है ना, डिवाइड बाय आई आरएमएस। आई आरएमएस क्या होता है साहब, इसके लिए हाफ वेव के लिए तो वो होता है आई नॉट डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आरडी बाय आरएल। अब सही है, तो 1 प्लस आरडी बाय आरएल ये हो गया यहाँ पे। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे आई नॉट से तो आई नॉट उड़ा दूंगा, तो बेटा बेसिकली क्या लिखा, 1 अपॉन पाई का स्क्वायर और 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो उल्टा हो जाएगा। तो बेसिकली ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आरडी बाय आर। अब ठीक है, तो बेटा इसको सोल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 0.406। अगर मैं 4 डिवाइड बाय पाई स्क्वायर करूंगा तो आएगी अप्रोक्सीमेटली 0.406 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आरडी बाय आरएल। अब सही है, तो 0.046 1 प्लस आरडी बाय आरएल, तो ये मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दी है। अब एक बार बताओ यार, ये तो मैंने किसकी बात करी है, मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करी है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसकी आपको ऐसे ही आप करनी होती है, इसकी एक्चुअली रियल में क्या होता है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बेटा, एफिशिएंसी जो होती है, अब मैं बात करूंगा आइडियल रेक्टिफायर, वो तो रियल स्थिति ना यार। आइडियल के लिए क्या होता है सर, आइडियल के लिए जो आरडी होता है, मतलब डायोड रेजिस्टेंस जो होता है वो 0 होता है। अगर मैं आइडियल की बात करूंगा तो उस केस में जो एफिशिएंसी हो जाएगा अपने पास में, पहली बात तो परसेंटेज बाद में निकालेंगे, एफिशिएंसी आरडी अगर 0 कर देंगे तो एफिशिएंसी हो जाएगी 0.406, या मैं बात करूं एफिशिएंसी परसेंटेज हो जाएगी
इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज 40.6%। आगे आया समझ में, मतलब 40.6% इसका आंसर होता है किस केस में, हाफ वेव रेक्टिफायर में। आगे समझ में आ रहा है पक्का ना। तो भैया इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं फुल वेव रेक्टिफायर की, फुल वेव रेक्टिफायर, तो बेटा इस केस में क्या आता है फुल वेव रेक्टिफायर में, इस केस में अगर मैं एफिशिएंसी लिखूंगा, परसेंटेज तो बाद में लिखेंगे, एफिशिएंसी लिखते चलो इसकी, तो बेटा एफिशिएंसी बेसिकली होती है आई एवरेज का स्क्वायर आई आरएमएस का स्क्वायर। तो फिर तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, आई एवरेज का स्क्वायर आई आरएमएस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आरडी बाय आरएल। अब समझ में आ रहा है ना पक्का ना। तो एक बात ध्यान रखना, चाहे कैसा भी करंट हो, कैसे मतलब चाहे करंट की का पीक वैल्यू अगर 5 एम्पीयर हो, 10 एम्पीयर हो, 12 एम्पीयर हो, 15 एम्पीयर हो, सबके लिए आई नोट से आई नोट तो कट जाता है। सबके लिए एफिशिएंसी पता है क्या आती है, वैल्यू पुट कर यहाँ आई एवरेज की, सर आई एवरेज आता है 2 आई नोट बाय पाई का होल स्क्वायर। इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाय आई आरएमएस का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, आई आरएमएस का स्क्वायर हो जाएगा आई नोट बाय रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस आर डी बाय आर एल। अब समझ में आ रहा है ना, 1 प्लस आर डी बाय आर एल। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरी बात ध्यान समझिएगा, आई नोट से तो आई नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, थोड़ी सी गणित लगानी है, 2 इंटू 2 4 और ये रूट 2 नीचे की तरफ से ऊपर चल जाएगा, तो कितना बन जाएगा बेटा, डिवाइड है ये, इसीलिए ऊपर जाता है वो, आई मेरी बात समझ में। तो ये हो जाएगा बेसिकली 8 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस आर डी बाय आर एल। समझ में आया है ना। तो यहीं पे अगर मैं बात करता हूं किसकी, आइडियल सोलेनोइड की, सोलेनोइड की क्या, आइडियल अगर मैं यहाँ बात करूं रेक्टिफायर की, आइडियल रेक्टिफायर की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो बेटा आइडियल रेक्टिफायर के केस में एफिशिएंसी जो आती है वो आती कितनी है 8 बाय पाई स्क्वायर। इसको सोल्व करने पे आपको वैल्यू मिलेगी 0.812 ऐसे। अगर आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 81.2%। गेटिंग माय पॉइंट, एफिशिएंसी आएगी 81.2%। तो बेटा इसको पूरे का, मेरी बात ध्यान समझना, आपको याद रखना है कितनी 40.6% किसकी, अपनी हाफ वेव रेक्टिफायर की। फुल वेव की कितनी है 81.2%। आई मेरी बात समझ में, चाहे अपना करंट की वैल्यू, चाहे पीक वैल्यू जो इनपुट करंट है उसकी 2 एम्पीयर हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 15 हो, 25 हो, 1000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता सर, बेटा आई नोट से आई नोट कैंसिल आउट हो जाता है, कुछ नहीं बचता इन लोगों का, बचता क्या है ओनली 2 पाई और इधर रूट 2। अब इन सबका मिला के तो चाहे कोई सा कैसा भी करंट हो भैया, होना ऐसी चाहिए इनपुट, तो कैसा भी हो भाई आएगा तो 8 बाय पाई स्क्वायर ना, साइन कर्व की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ से और ये 8 बाय पाई स्क्वायर आएगा तो 81.2% आएगा किसका, फुल वेव रेक्टिफायर का। आइडियल यहाँ पे रेक्टिफायर की बात हो रही है, और रियल के अंदर आरडी बाय आरएल आपको जरूर 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 लिखना है। गेटिंग माय पॉइंट। इसको पूरे को नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बड़े बड़े सवालों के साथ में। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ भाई, तो अभी अपन आप करने वाले हैं, अभी मैंने आपको क्या समझाया, एफिशिएंसी के बारे में कुछ बातें करी है और रेक्टिफायर के ऊपर कुछ बातें हम लोगों ने करी है, जिसमें हम लोगों ने उसके एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, हाफ वेव के लिए, फुल वेव के लिए एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। तो बेटा ये सब बातें आपको याद रखनी है। मैं जल्दी जल्दी से दोबारा ले देता हूँ। हाफ वेव के लिए आई एवरेज कितना हो जाएगा साहब, आई एवरेज हाफ वेव की बात कर रहा हूँ मैं, आई एवरेज हो जाएगा आई नोट बाय पाई। इसी प्रकार से हाफ वेव के लिए आई आरएमएस कितना हो जाएगा साहब, आई आरएमएस हो जाएगा इसके लिए आई नोट बाय 2। सिमिलरली हाफ वेव के लिए एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो साहब एफिशिएंसी हो जाएगी 0.406 डिवाइड बाय 1 प्लस आर डी बाय लोड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ डायोड अपॉन लोड रेजिस्टेंस।
और अगर मैं बात करूं तो ये तो हो गया रियल के लिए, रियल रेक्टिफायर के लिए। अगर मैं बात करूं मतलब रियल रेक्टिफायर क्या, रियल डायोड के लिए, या रियल रेक्टिफायर बोल सकते हो। आइडियल अगर मैं डायोड की बात करता हूं तो उस केस में जो एफिशिएंसी आती है वो हो जाएगी 0.406। बेटा जैसे ये मैं आपको सीधा लिख के बता रहा हूं वैसे आपको सारी की सारी लिखनी आनी चाहिए। इसी प्रकार से अगर मैं फुल वेव की बात करूंगा तो फुल वेव के बारे में ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे आपको दिख रहा है इधर फुल वेव के लिए, तो इधर देख लेते हैं, इधर दिखेगा नहीं। फुल वेव की अगर मैं बात करता हूं तो फुल वेव के लिए जो आई एवरेज की वैल्यू आती है वो हो जाएगी 2I0/पाई। सिमिलरली आई आर एम एस की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी I0/√2। गेटिंग माई पॉइंट। सिमिलरली अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूंगा तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी IRMS बराबर I0/√2। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूंगा तो वो हो जाएगी 812/1 प्लस RD/RL। और अगर मैं यहां पे आइडियल की एफिशिएंसी की बात करूंगा तो वो कितनी हो जाएगी 0.812, क्योंकि उस केस में RD 1 होता है, सॉरी RD की वैल्यू 0 होती है। तो एफिशिएंसी में बात कर रहा हूं किसकी, आइडियल की, ये बात हो रही थी किसकी, रियल की। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये रियल हो गया, ये आइडियल हो गया, और ये सब बातें यहाँ पे हो चुकी है। ये हो जाएगा हाफ वेव, ये हो जाएगा फुल वेव। गेटिंग माय पॉइंट। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिए बेटा। सबसे पहले आपको सब चीजें याद है, मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तो क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से आइए। मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, सारे के सारे क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं। फाइंड आई एवरेज एंड IRMS एंड उसके अलावा क्या निकालनी है, एफिशिएंसी इफ वी कनेक्ट एन AC सोर्स ऑफ पीक वैल्यू। उसकी पीक वैल्यू जो है AC की वो हमें दे रखी है 20 एम्पियर। AC सोर्स ऑफ पीक वैल्यू इज 20 एम्पियर। बेटा पीक वैल्यू आपको गिवन है 20 एम्पियर, तो आपको क्या बोला है, फाइंड आई एवरेज, IRMS एंड एफिशिएंसी इफ वी कनेक्ट एन AC सोर्स ऑफ पीक वैल्यू 20 एम्पियर। हमें पीक वैल्यू दे रखी है 20 एम्पियर किसकी, AC सोर्स की। इफ वी कनेक्ट एन AC सोर्स विद रेक्टिफायर। तो फर्स्ट कौन सा है इसके अंदर, फुल वेव, और सेकंड कौन सा है, हाफ वेव। गेटिंग माय पॉइंट। और अगर मैं बात करूं तो ये तो है रियल रेक्टिफायर, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट बेटा। इसी में अगर मैं एक सेकंड पार्ट की बात करूं तो सेकंड पार्ट क्या आएगा, बड़ा लंबा सवाल में दे रहा हूं आप लोगों को। सेकंड पार्ट आएगा आइडियल रेक्टिफायर, और आइडियल रेक्टिफायर में जो फर्स्ट पार्ट होगा वो भी फुल वेव का होगा, और सेकंड पार्ट होगा वो हाफ वेव का होगा। HW हाफ वेव रेक्टिफायर, FW फुल वेव रेक्टिफायर। तो भी अगर रियल की बात कर रहे हैं सर तो फिर RD और RL की भी वैल्यू होनी चाहिए। तो रियल के केस में जो RD की वैल्यू है वो हमें दे रखी है 1 ओम, और जो RL की वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखी है कितनी, 100 ओम। तो आपको बताना है बेटा यहाँ पे, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करके बताना जल्दी से, फास्ट। हाँ जी। तो इस सवाल के अंदर क्या पूछा गया, मैं आई एवरेज, IRMS और ये सब चीजें पूछी गई है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ 2 पार्ट में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले रियल रेक्टिफायर की मैं बात करूंगा बेटा। तो रियल रेक्टिफायर केस में, फुल वेव के केस में आई एवरेज कितना आएगा, तो मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट पार्ट फुल वेव। इस केस में पहली बात करूंगा किसकी, आई एवरेज की। तो आई एवरेज कितना हो जाएगा, आई एवरेज हो जाएगा साहब, कितना हो जाएगा आई एवरेज की वैल्यू, कहाँ गई आई एवरेज, हाँ 20 हमें एम्पियर पीक वैल्यू दे रखी थी। तो बेटा पीक वैल्यू, आई एवरेज होता क्या एक्चुअली, फुल वेव के लिए, मैं फुल वेव की बात कर रहा हूं, मैं हाफ की बात नहीं कर रहा। तो बेटा फुल वेव में होता है 2I0/पाई।
तो यहाँ वैल्यू डालिए 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई पाई, तो आंसर हो जाएगा 40/पाई एम्पियर। दिस इज द एवरेज वैल्यू फॉर करंट। अगर मैं आरएमएस वैल्यू की बात करता हूं तो आरएमएस वैल्यू आती है I0/√2, और I0 क्या है? पीक वैल्यू है। तो पुट कर दीजिए पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10√2 एम्पियर। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा यहां से आई एवरेज आ गया है, यहां से आई आरएमएस आ गया है। अब हमें बात करनी है एफिशिएंसी की। तो भैया अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूं वो भी रियल रेक्टिफायर में, तो जो फॉर्मूला होता है, देखो फर्स्ट किसकी बात कर रहे थे अपन लोग? हम लोग फुल वेव की बात कर रहे थे। तो फुल वेव में एफिशिएंसी क्या आती है वो हम लिखने वाले हैं यहाँ पे। फुल वेव में एफिशिएंसी आती है 0.812/1 प्लस RD। RD क्या है साहब? 1 है साहब, तो लिख दो यहाँ पे। डिवाइड बाई RL, RL क्या है साहब? 100 है साहब, तो 100 लिख दिया साहब यहाँ पे। तो सोल्व करने पे ये कितना हो जाएगा? सोल्व करने पे ये हो जाएगा 81.2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 100 प्लस 1, 101। दिस इज द एफिशिएंसी फॉर रियल रेक्टिफायर इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। गेटिंग माय पॉइंट? अब समझ में आ रहा है ना? पक्का ना? तो भैया अब हम बात करेंगे किसकी? हाफ वेव के ऊपर। तो अभी तो ये रियल ही चल रहा है, पूरा का पूरा खेल जो है वो रियल का ही चल रहा है। रियल बेटा ये मैं बना रहा हूं, यहाँ पे पूरा रियल ही चलेगा। तो रियल के लिए अगर मैं बात करूंगा हाफ वेव रेक्टिफायर की, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आई एवरेज कितना हो जाएगा साहब? आई एवरेज होता है हाफ वेव के लिए I0/पाई, तो आंसर हो जाएगा 20/पाई। अब सही बात है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं किसकी? अगर मैं IRMS की बात करता हूं तो IRMS हो जाएगा साहब कितना? IRMS हो जाएगा I0/2, तो हो जाएगा 20/2 मतलब 10 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं एफिशिएंसी की, तो भैया एफिशिएंसी फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव के लिए 0.812 थी, हाफ वेव के लिए होती है 0.406 डिवाइडेड बाय 1 प्लस RD/RL। बेटा सोल्व करने पे इसको 100 रख दो, इसको 1 रख दो, 100 प्लस 1 101 हो जाएगा नीचे तो, और ऊपर चल जाएगा 100, तो यह आ जाएगा 40.6/100 एफिशिएंसी। अब सही है ना? तो ये हम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पे आई एवरेज निकाल लिया है, आई आरएमएस निकाल लिया है, एफिशिएंसी निकाल ली है। सिमिलरली मैंने इसमें भी करा, पर सारा का सारा खेल किसका था? रियल का। किसका था? रियल का। बेटा अगर मैं बात करता हूं सिर्फ आइडियल की, तो देखना आइडियल में क्या हो जाएगा। आइडियल में सर, आइडियल हो या रियल हो, आई एवरेज और आई आरएमएस, आई एवरेज और आई आरएमएस फुल वेव और हाफ वेव के सेम होते हैं। अगर आपको यहां पे आई एवरेज लिखना है ना, तो आप क्या करोगे? जो इसमें आ रहा है वो इसकी वैल्यू होगी। किस चीज के लिए? फुल वेव के लिए। तो आंसर विल बी 40/पाई। अगर आपको IRMS लिखना है ना, तो सेम आंसर आएगा भैया 10√2। अगर आपको एफिशिएंसी लिखनी है तो भैया एफिशिएंसी तो सेम होती है फुल वेव की। कितनी होती है? 0.812। दैट्स इट, खत्म आंसर। यही होगी एफिशिएंसी। आई मेरी बात समझ में? यही क्या होगी? एफिशिएंसी होगी आइडियल की। अगर मैं रियल की बात, मैं आइडियल की बात कर रहा हूं किसके केस में? फुल वेव के लिए। अगर मैं हाफ वेव के लिए बात करूं आइडियल की, तो भैया हाफ वेव के लिए क्या हो जाएगी आइडियल के अंदर? आई एवरेज हाफ वेव के लिए अब सेम रहेगी। रियल हो आइडियल हो कुछ भी हो, सेम रहती है 20/पाई। सिमिलरली अगर मैं IRMS की बात करता हूं तो ये भी सेम रहेगी 10 एम्पियर। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूं तो ये भी सेम रहेगी 0.406। बस उसमें क्या था? उसमें नीचे 101 से डिवाइड भी हो रहा था, और मतलब उसमें 1 प्लस RD/RL से डिवाइड हो रहा था। इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा। तो बेटा ये पूरा पूरा सवाल है जो हमने यहाँ पे कर दिया है। आपको ये दिख रहा है आराम से, इसमें कंफर्टेबली? ठीक है, तो इसको पूरे को आप नोट डाउन कीजिए अच्छे से। उसके बाद फिर हम लोग आगे नेक्स्ट सवाल करेंगे जल्दी से। हाँ जी, तो बेटा आप देखिए इधर एक और सवाल करते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए
हमें यहाँ पे क्या क्या निकालना है, फाइंड आई एवरेज, आई आर एम एस एंड एफिशिएंसी। हमें आई एवरेज, आई आर एम एस और एफिशिएंसी तीनों चीजें निकालनी है। इफ वी कनेक्ट एन एसी सोर्स ऑफ पीक वैल्यू 20 एम्पियर, तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एसी सोर्स लिखता हूँ 20 साइन ओमेगा टी, तो उसमें 20 एम्पियर था, इसमें मैंने ऐसे लिख दिया 20 साइन ओमेगा टी, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो भी आंसर सेम आता जैसा अपन ने पहले किया था, क्योंकि मैंने पहले क्या लिखा था, कनेक्ट एन एसी सोर्स ऑफ पीक वैल्यू 20 एम्पियर। तो बेटा मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने एसी सोर्स लगा दिया, आई बराबर 20 साइन ओमेगा टी, आई इनपुट। गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन मैं अब की बार ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं अब की बार क्या बोल रहा हूँ, इफ वी कनेक्ट, ये तो मैंने आपको बताया है कि उस सवाल को हम ऐसे भी लिख सकते थे, उसका एक ही मतलब निकलता, पर मैं बोलूंगा कि इफ वी कनेक्ट, इफ वी कनेक्ट, इफ वी कनेक्ट, अगर हम कनेक्ट करेंगे किसको, एन एसी सोर्स, एन एसी सोर्स ऑफ, यहां पे हम कर देते हैं 20 एम्पियर। तो बताइए आई एवरेज, आई आर एम एस एंड एफिशिएंसी किसके लिए, आइडियल और रियल के लिए। तो बेटा आइडियल और रियल की सिर्फ एफिशिएंसी चेंज होगी, आई एवरेज और आई आर एम एस सब सेम रहेंगे। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं आई एवरेज की। अगर मैं हाफ वेव की बात करता हूं, अगर मैं फुल वेव की बात करता हूं, दो अलग अलग मैं बातें यहां पे करूंगा आपके सामने। बेटा अगर आई एवरेज की बात करते हैं तो आई एवरेज होता क्या है, आई एवरेज होता है किसके केस में, अगर मैं फुल वेव की बात करता हूं, चलो छोड़ो, पहले मैं फुल वेव की बात करूंगा, तो आई एवरेज होता है 2 आई नोट बाय पाई। इधर क्या होता है, आई नोट बाय पाई। अबे सही है ना। तो एक बात बता यार, आई नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, बताओ ना, आई नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 20 एम्पियर। गलत है, मैंने आपको एसी में भी सिखाया था, अगर आपको दिया हुआ है एसी सोर्स ऑफ 20 एम्पियर, 20 एम्पियर, इसका क्या मतलब है, 20 एम्पियर इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। ये इनपुट का आरएमएस वैल्यू है। गेटिंग माय पॉइंट। अगर आपको आई नोट चाहिए तो एक्चुअली आई नोट होता क्या है, आई नोट बाय √2 इज आरएमएस। तो आई नोट को अगर मैं √2 से डिवाइड करता हूं तो वो 20 आता है। तो बेसिकली आई नोट होता है 20 बाय √2 एम्पियर। दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ इनपुट, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ इनपुट। यहां मैंने इनपुट लिखा हुआ है, ये इनपुट की पीक वैल्यू है। आप समझ में आ रहा है ना। वहां मैंने क्या बोला था, एन एसी सोर्स ऑफ पीक वैल्यू इज 20 एम्पियर। तो मैंने पहले से 20 एम्पियर को पीक वैल्यू दिया था। यहां मैंने क्या बोला है, एसी सोर्स ऑफ 20 एम्पियर। अगर आपसे कभी भी ऐसा बोला जाए, बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट में समझ लेना इस बात को, कभी भी ऐसा बोला जाए कि एन एसी सोर्स ऑफ 20 एम्पियर, व्हाट डज इट मीन, इट मींस कि 20 एम्पियर इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द एसी सोर्स। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां से आपको निकालना है आई नोट विच इज 20 √2 एम्पियर। तो अगर 20 √2 होगा तो इधर आंसर आ जाएगा 20 √2 बाय पाई। आंसर इधर कितना हो जाएगा, 40 √2 बाय पाई। आंसर इधर कितना हो जाएगा, आई आर एम एस, आई आर एम एस हो जाएगा साहब, यहां से कितना हो जाएगा आई आर एम एस की वैल्यू, आई आर एम एस साहब यहां पे हो जाएगा, हाफ वेव के लिए होता है आई नोट बाय 2। तो आंसर हो जाएगा 10 √2। अब 20 √2 को डिवाइड करूंगा 2 से, 10 √2 आएगा ना। सिमिलरली अगर मैं यहां बात करूं आई आर एम एस की, तो यहां कितना हो जाएगा 20 √2 डिवाइडेड बाय √2। तो आंसर होएगा 20 एम्पियर इज द आई आर एम एस वैल्यू फॉर दिस फुल वेव रेक्टिफायर। अगर बेटा एफिशिएंसी की बात करी जाए तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी। अब इसने आरडी और आरएल की बातें नहीं करी, अगर इसने बोला ही नहीं कि व्हाट इज आरडी एंड व्हाट इज आरएल, तो फिर आपको यहां पे आइडियल ही कंसीडर करना है। जब वैल्यू ही नहीं गिवन तो फिर अपन रियल कैसे कंसीडर कर सकते हैं। तो बेटा एफिशिएंसी हो जाएगी हाफ वेव के लिए तो जाएगी 0.406 और फुल वेव के लिए वही एफिशिएंसी हो जाएगी 0.812 is the total is the efficiency for this type of problem. Getting my point?
तो बेटा इसको आप लोग पूरा नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, शानदार जबरदस्त जोरदार सवाल ज़ीनर डायोड के ऊपर। हाँ जी भाई, तो ये सवाल है बेटा, इस सवाल में क्या बोला गया है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब ज़ीनर डायोड के अक्रॉस जो डिफरेंस है वो 6 वोल्ट दे रखा है, 9 वोल्ट की बैटरी है, 100 ओम का रेजिस्टेंस है, 1000 ओम का रेजिस्टेंस है। इसका नाम दिया गया कितना, R2, इसका नाम दिया गया सीरीज रेजिस्टेंस R, और ये अपने पास में ज़ीनर डायोड है। ज़ीनर डायोड के अक्रॉस 6 वोल्ट का इन्होंने पोटेंशियल दे रखा है, पोटेंशियल वोल्ट है ना, पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी, और 6 वोल्ट का ही इस 1000 ओम के अक्रॉस होगा, R2 के अक्रॉस। तो यहां से जो करंट जाएगा इसको मैं बोल सकता हूं I2। तो बेटा करंट हो जाएगा R2 के अक्रॉस जो करंट आएगा वो कितना आएगा, 6 वोल्ट अगर इसके अक्रॉस है तो 6 वोल्ट इसके अक्रॉस होगा, तो 6 डिवाइड बाय 1000 आ रहा है ना, तो कितना हो जाएगा 0.006 एम्पियर I2। अगर मैं बात करूं कि भैया इसके अक्रॉस कितना, इसमें कितना करंट फ्लो करेगा I, तो I की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी, देखो 9 वोल्ट टोटल बैटरी थी, 6 वोल्ट इसमें चली गई, तो इसके अक्रॉस मात्र 3 वोल्ट बची, सही है ना। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मात्र 3 वोल्ट बचा, तो 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय 100 ओम इज इक्वल टू 0.03 एम्पियर। गेटिंग माय पॉइंट। तो I हो गया और I2 हो गया, यहाँ पे I भी करंट भी हो गया अपने पास में और I2 भी निकल चुका है। बेटा हम लोगों को और क्या निकालना है इस सवाल के अंदर, हम लोगों को निकालना है ज़ीनर के अक्रॉस कितना करंट जाएगा। तो भैया ज़ीनर के अक्रॉस, ज़ीनर डायोड के अक्रॉस जो करंट जाएगा मैं कितना लिख सकता हूं, I ज़ीनर डायोड, तो इट विल बी इक्वल टू कैपिटल I, सॉरी पूरा I माइनस I2, सही बात है। तो भैया यहां से मैं लिख दूंगा I कितना है साहब, I की वैल्यू दे रखी है 0.03 माइनस 0.006, तो 30 में से 6 गए तो 24 बचते हैं यहाँ पे, तो मैं कितना लिख दूंगा यहाँ पे, 0 में से 6 गए तो 4, 2.024 एम्पियर यहाँ पे हमारे पास में करंट आ जाएगा IZ। गेटिंग माय पॉइंट, करंट कितना जाएगा 0.024 करंट यहाँ पे आ जाएगा IZ। तो बेटा करंट आ चुका है 0.024, IZ की वैल्यू आ चुकी है, बहुत ही बढ़िया, सब कुछ शानदार चल रहा है। अब इशू क्या है कि यहाँ पे करंट तो आ चुका है हम लोगों को, अब पूछा क्या गया है, पावर इन द ज़ीनर डायोड। तो बेटा पावर अगर पूछी गई है तो पावर हो जाएगा IZ इंटू VZ, IZ हो जाएगा 0.024 इंटू VZ हो जाएगा 6 वोल्ट, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 144, 6 इंटू 24 कितना होता है 124, 144 और 3 यहाँ पे लगाना है तो हो जाएगा 0.144 वोट। दिस इज द आंसर। तो बेटा ये क्वेश्चन था और ये इसका आंसर था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, शानदार आंसर था। तो फटाफट से आप क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, उसको नोट डाउन कीजिए, अच्छा खासा बड़ा सवाल है, इसको पूरा नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ जी बेटा, सवाल में आपसे क्या बोला गया है कि जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है उसको वे भी मालूम है, उससे दो चीजें हो रही है, एक कौन कौन सा, एक तो नी वोल्टेज और एक आ रहा है करंट मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो नी वोल्टेज कितना हो जाएगा उसको मैं वी के बोल सकता हूँ, सही बात है। तो हम लोग लूप लो से भी ये चीज़ लिख सकते हैं और हम लोग ऐसे भी ये चीज़ लिख सकते हैं आसानी से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बेटा मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बाउंड्री बना रहा हूँ ताकि हम यहाँ पे कई प्रकार के सवाल कर सकें। तो VB बराबर IR प्लस VK मैंने यहाँ पे लिख दिया है। VB की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 5, सही बात है।
और हम लोगों को जो करंट दिया हुआ है वो दे रखा है 1 मिली एम्पियर। तो बेटा मैं सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ कि जो VB हमें गिवन है वो 5 वोल्ट गिवन है। इस प्रकार से जो करंट हमें गिवन है वो दे रखा है हम लोगों को 1 मिली एम्पियर। उसके अलावा हमें जो VK दे रखा है वो दे रखा है 0.7 वोल्ट। नी वोल्टेज जो है वो 0.7 वोल्ट यहाँ पे गिवन है। तो मैंने लिख दिया 5 बराबर आई कितना दे रखा है 1 मिली एम्पियर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस R प्लस VK विच इज 0.7। सही बात है। तो यहां से अगर मुझे R निकालना होगा तो मैं R निकाल लूंगा भैया कितना 5 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय, देखो कितने इजी सवाल है, देख रहे हो। और 1 मिली एम्पियर को हम लोग लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 एम्पियर। सही है ना। तो बेटा 5 में से 0.7 गए तो बचेगा कितना 4.3 इंटू 10 टू दी पावर 3। इसको सोल्व करके कितना आएगा 4300 ओम रेजिस्टेंस। तो दिस इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल सवाल देख के सवाल ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही खतरनाक और डरावना सवाल होगा, लेकिन सोल्व करने पे ये कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल सी, बहुत बेसिक सी एक सर्किट थ्योरी का सवाल है। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। जल्दी इसको नोट डाउन आप कर लीजिए। हाँ जी, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। हाँ जी, तो बेटा सवाल देखिए यहाँ पर, ये वाला सवाल क्या था। इस सवाल ने हमें बोला है, मैं वैल्यूज यहाँ पे देख लेता हूँ, इन्होंने हमें क्या बोला है, द फॉरवर्ड बाइज रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज 10 ओम। तो हम लोगों को वो फॉरवर्ड बाइज रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम दे रखा है। तो बेटा मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा। आप डायग्राम देख के आपको फील आएगी कि हमें क्या क्या चीजें वहाँ पे गिवन है। इस प्रकार से हमें एक रेजिस्टेंस गिवन है और यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस गिवन है। सर लोड रेजिस्टेंस ही गिवन था, ये तो रेजिस्टेंस गिवन ही नहीं था। बेटा था, पीएन जंक्शन का रेजिस्टेंस दे रखा था ना, तो मैंने उसी को क्या करा सीरीज में अलग से लिख दिया 10 ओम। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ लोड विच इज 500 ओम गिवन इन द क्वेश्चन। जो इसका नी वोल्टेज है किसका, पीएन जंक्शन का, वो हमें दे रखा है 0.7 वोल्ट। और जो बैटरी का वोल्टेज है वो हमें कितना गिवन है, इन्होंने कितना कहा है बेटा, इन्होंने हमें कहा है 20 वोल्ट की पीक वोल्टेज है। यहाँ पे जो पीक वोल्टेज है V नॉट विच इज 20 वोल्ट। तो हमसे क्या क्या पूछा गया है, उसने हमसे पूछा है पीक करंट, है ना। इसने क्या क्या पूछा है, फाइंड द पीक करंट थ्रू द डायोड। पीक करंट पूछा है एंड पूछा है पीक वोल्टेज अक्रॉस द लोड। तो आपसे पीक करंट पूछा गया और पीक क्या पूछा गया, पीक वोल्टेज पूछा गया अक्रॉस द लोड। बिल्कुल सिंपल सवाल है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि डेटा ऐसा गिवन होता है। मैं चाहता तो तुम लोगों को क्या कर सकता, डायग्राम बनाया था और सीधा सीधा सिंपल भाषा में पूछ लेता, लेकिन नहीं। ऐसे सवाल लिखाने से क्या होता है ना कि आपको रियल बात पता लगती है कि एग्जाम किस प्रकार से पूछता है। बट इस सवाल में देखो है कुछ भी नहीं, बस जो ना वर्ड्स कैसे बोलने हैं, इनके नाम कैसे लेने हैं, इन चीज़ों की नी वोल्टेज क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। सर्किट बनाने के बाद तो कोई भी कर देगा, कौन सी बड़ी बात है अगर सर्किट सोल्व करना आता है तो इसीलिए यहाँ पे मैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आपको लिखवा रहा हूँ पूरा, और डेटा के साथ ही हम इस सवाल को कर रहे हैं। तो पूछा गया हमसे पीक करंट, अगर बात ही पीक वोल्टेज की करी गई है तो फिर पीक वोल्टेज से देख लो सीधा सीधा। तो कितना आएगा 20 वोल्ट, तो भैया इसका आ जाएगा, माइनस में इसका कर दूंगा 0.7 वोल्ट। तो एक्चुअली वो क्या आएगा, पीक करंट मल्टीप्लाई बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज 500 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा बेटा, बेसिकली ये 510 हो जाएगा। और आई की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, आफ्टर सॉल्विंग दिस आई की वैल्यू आएगी यहाँ से 19.3 डिवाइडेड बाय 510 ओम। गेटिंग माय पॉइंट।
तो बेटा इसको सोल्व करने पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0378। तो ये इसका यहाँ पे आंसर आएगा करंट का, पीक करंट का। अगर हमसे पूछा जाए कि पोटेंशियल कितना होगा लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो भाई साहब उसके लिए हमें पीक करंट चाहिए मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, तो वो आरएल दे रखी है तो उसको आरएल लिख दो, और इसको जब यहाँ पे पुट करोगे आप तो वैल्यू कितनी आएगी 0.0378 मल्टीप्लाई बाय 500। तो आंसर हो जाएगा, इसको सोल्व करने पे इसको सोल्व करना पड़ेगा हम लोगों को। 5 को हम लोग देखो सबसे पहले 3.78, 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, 3.78 हो गया। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 × 8 40 का 4 ऊपर चल जाएगा, 5 35 4 9 और 3 18.9 इसका आंसर आना चाहिए वोल्टेज में। कितना 18.9। तो बेटा आप इसको फटाफट से इसको पूरे को नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ जी, अब बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फटाफट से। हाँ जी, तो बेटा सवाल देखिए, सवाल में क्या पूछा गया है, इन द सर्किट गिवन फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी, अज्यूम डायोड्स एज आइडल। तो उनको आइडल बोला गया है डायोड्स को, और हमसे पूछा गया है कि बताइए करंट कितना फ्लो करेगा बैटरी से। तो बेटा फिर से सिंपल सवाल है सर। अब आप कहोगे सर ये तो पुरानी चीजें हो चुकी है, क्या क्यों करा रहे हैं? बेटा मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ सवालों की, काफी सारे सवालों की प्रैक्टिस हो जाएगी ताकि आप लोग अच्छे से स्ट्रांग हो जाओ इन सब टाइप के क्वेश्चंस के अंदर, ताकि फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ट्रांजिस्टर्स की तरफ। ठीक है, तो उससे पहले मैंने आपको 30 वोल्ट लिया है, 3 ओम लिया है, 6 ओम लिया है, 4 ओम लिया है। मेरी बात ध्यान समझिएगा, मुझे जानना है करंट इधर आई आएगा। बेटा करंट इधर आएगा, देखो समझना बात को, हो क्या रहा है, ये रिवर्स बाइज्ड। कौन सा बाइज्ड है? रिवर्स बाइज्ड। क्यों? क्योंकि ये पी टाइप है और ये नेगेटिव है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये रिवर्स बाइज्ड हो जाएगा। तो ये रिवर्स बाइज्ड, तो इसकी तो भूमिका ही खत्म हो जाएगी पिक्चर से। ओए क्या शानदार बात करी सर, पिक्चर से भूमिका ही खत्म कर दी। 6 ओम, 3 ओम, 4 ओम और नो भूमिका ऑफ दिस डायोड, इसकी कोई भूमिका यहां पे नहीं है। और इसको अगर आप ध्यान से देखो तो भैया कुछ करंट क्या है, देखो पहली बात है पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे। अब हो क्या रहा है, या कुछ करंट यहां से जाएगा, कुछ करंट यहां से जाएगा, है ना। तो कुछ यहां से जाएगा, कुछ यहां से जाएगा, ज्यादा इसमें से जाएगा, कम इसमें से जाएगा करंट। आई मेरी बात समझ में? उसके बाद क्या होगा कि इसकी कोई भूमिका ही नहीं, इसका जो भी करंट होगा ऊपर निकल जाएगा। तो जब इसकी भूमिका नहीं है तो सारा करंट अगर ऊपर निकलेगा तो ये फॉरवर्ड बाइस कहलाएगा। अगर ये फॉरवर्ड बाइस होगा तो करंट यहाँ पे सिंपली निकल जाएगा, डायरेक्टली सर्किट ऐसा बन जाएगा। तो बेटा अब इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 30 वोल्ट की बैटरी, मैं एक लाइन में इसका आंसर कर सकता हूं, ध्यान समझिएगा आप लोग। देखो 6 और 3 जो है वो पैरेलल में है, उसके बाद 4 जो है उसका सीरीज में लगा हुआ है। याद का करंट की बातें, तो 6 और 3 2, 2 और 4 6, तो डिवाइड बाय 30, नेट रेजिस्टेंस क्या आ गया 6 और 3 2, 2 और 4 6, तो नेट रेजिस्टेंस आ गया 6 ओम। तो करंट आएगा बेटा 30 वोल्ट डिवाइडेड बाय 6 ओम करंट in this circuit, and after solving this what I will get 5 ampere will be the answer. 30 volt divided by 6 ohm equals to 5 ampere is the answer. तो इस क्वेश्चन के अंदर जो आंसर आएगा वो 5 एम्पियर आएगा। आई मेरी बात समझ में? तो बेटा इसका आप लिख लीजिए फटाफट से, 5 एम्पियर सोल्व कर लीजिए इसको, मतलब लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो बेटा वो जो सवाल था उसका सेकंड पार्ट जो दे रखा था वो भी हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं। उसमें क्या गिवन था सेकंड पार्ट में? सेम टाइप का गिवन था, सब कुछ सेम था, सब कुछ, इवन D1 D2 भी सेम प्रकार से ही लगे थे। मैं उसमें चेक करता रहता हूँ ताकि कुछ भी कंफ्यूजन या गलती ना हो। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है 6 ओम, यहाँ लिख दिया है 3 ओम, यहाँ लिख दिया है 4 ओम, यहाँ लिख दिया है हम लोगों ने D2, यहाँ लिख दिया है D1, बहुत ही बढ़िया।
बहुत ही शानदार। बैटरी इस बार हम लोगों ने चेंज कर दी है और इसको हमने लगा दिया है ऐसे। बैटरी है 30 वोल्ट की ही, बस टर्मिनल चेंज करे हैं। पिछली बार ये उल्टी लगी थी, अब की बार ये सीधी होगी, तो बैटरी अब की बार ऐसे लग चुकी है। गेटिंग माय पॉइंट? तो बैटरी हम लोगों ने ऐसे लगा दी है। अब सबसे पहला मुद्दा क्या है कि इसको रीड्रॉ करना, किसको? सर्किट को। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कौन कौन से फॉरवर्ड बाइस्ड है, कौन कौन से रिवर्स बाइस्ड है। तो बेटा देखिए, करंट इसमें ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। तो इट विल एक्ट एज सिंपल वायर। गेटिंग माय पॉइंट? अब जब यहां से करंट जा चुका होगा तो करंट यहां से भी कुछ जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है ना? अब सोचो, जो भी करंट गया है यहां से, ज्यादा करंट किससे फ्लो करना चाहिए? ऊपर वाले से। सॉरी, ज्यादा करंट किससे फ्लो करेगा? ज्यादा करंट नीचे वाले से। गेटिंग माय पॉइंट? अरे बात समझ में आ रही है ना? तो बेटा होगा क्या कि इससे ज्यादा करंट जाएगा और यहां से कम करंट फ्लो करेगा, यहां से ज्यादा करंट फ्लो करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेसिकली ये भी क्या हो जाएगा? ये भी एक तरह से फॉरवर्ड बाइस बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान समझिएगा एक बार को। मैंने इसको ऐसे बनाया है, ऐसे फॉरवर्ड बाइस के लिए सिंपल वायर बना दिया है और यहां पे लिख दिया है 6 ओम, यहां लिख दिया है 3 ओम, यहां लिख दिया है हम लोगों ने 4 ओम। तो बेटा ये भी एक सिंपली क्या बन जाएगा? ये भी एक सिंपली फॉरवर्ड बाइस बन जाएगा। अब इसको समझने का और भी कई तरीके होते हैं। जैसे फॉरवर्ड बाइस बच्चे सोचते हैं सर कैसे लिखे, समझ में नहीं आया। उसके एक और तरीका है बेटा, अगर ये सिंपल वायर बन गया और ये रेजिस्टेंस है तो 100% करंट है ना ऊपर जाएगा नहीं, इसमें से जाएगा बस। आई मेरी बात समझ में? अब ये दो हिस्से हो गए। अब सारा करंट कहां से जा रहा है? सिर्फ इस वायर से। अब दो हिस्से हो गए, कुछ इससे जाएगा कुछ इससे जाएगा। ज्यादा इससे जाएगा कम इससे जाएगा, पर जाएगा तो इससे भी। सही बात है ना? तो इसका मतलब इससे जाने के लिए करंट को ऊपर जाना पड़ेगा और ऊपर जाने के लिए वो फॉरवर्ड बाइस बन के ही जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो फाइनली सर्किट ऐसा बना है बेटा। अब इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा? देखो ध्यान समझना। करंट ऐसे गया तो करंट ऐसे ही जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। उसके बाद करंट यहां से दो हिस्सों में टूटेगा और यहां चल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? इसमें करंट नहीं जाएगा क्योंकि एक तरफ सिंपल वायर है, एक तरफ 4 ओम में। करंट क्यों 4 ओम में जाएगा जबरदस्ती, जब सिंपल वायर पड़ा है तो सारा करंट होशियारों की तरह सिर्फ इसी से आएगा और इसी चल जाएगा। तो बेटा फाइनली आंसर जो आएगा उसमें सिर्फ दो रेजिस्टेंस होंगे, 6 और 3, और दोनों मिला के 2 होते हैं। तो करंट जो फ्लो करेगा, वो करेगा 30 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 ओम रेजिस्टेंस, एंड आंसर इज 15 एम्पियर। दिस इज द आंसर जो हमें निकालना था। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये क्वेश्चन हो गया, ये इसका आंसर यहाँ पे हो चुका है। तो इसको भी आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से लिखिए, आप नोट डाउन कीजिए जल्दी से। हाँ जी, तो बेटा ये पीएन जंक्शन लगा रखा है, इसमें पूछा गया हमसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द बैटरी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि ये फॉरवर्ड बाइस है या रिवर्स बाइस। अगर ये रिवर्स बाइस होगा तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, दो सीरीज में और दो सीरीज में। तो बेटा दोनों सीरीज में तो आंसर 15 ऊपर वाले का, नीचे का 15, 15 15 7.5 आंसर होगा। ओरली हम कर सकते हैं। अगर हमें ये पता हो कि ये फॉरवर्ड बाइस है तो सिंपल एक वायर हो जाएगा, तो ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में। दोनों पैरेलल में मतलब 5 × 10 50, 50 डिवाइड बाई 15 तो 50/15, प्लस ये भी 50/15, तो दोनों मिला के 100/15 हो जाएगा। 100/15 हम आसानी से निकाल सकते हैं। 5 को डिवाइड कर दें नीचे 3 से, ऊपर 20/3 आंसर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये फॉरवर्ड बाइस है या रिवर्स बाइस है।
वो जानने के लिए मैंने थोड़ा सा अपनी करंट इलेक्ट्रिसिटी की बुद्धि लगाई जो हम लोगों ने वहां पे डेवलप करी थी। तो बेटा ये 30 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा करंट, जैसे मान लीजिए कुछ भी करंट आ रहा है, समथिंग आई करंट आ रहा है, सही बात है। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूं, 5 और 10 किस में ज्यादा करंट जाएगा? तो सर इसमें मान लीजिए आप I1 करंट जा रहा है और इसमें जा रहा है I2। याद करो बातें, इसमें क्या जा रहा है I1, इसमें जा रहा है I2। अगर मैं इसको सिंपल वायर मान के अगर I1 I2 करंट यहां से दौड़ाता हूं तो ऑब्वियस बात है कि I2 में करंट कम होगा, I1 में करंट ज्यादा होगा। और ये सेम करंट अगर इधर आके रिपीट कर जाएगा, मतलब रिपीट क्या, इंटरचेंज कर जाएगा, इधर I1 हो जाएगा और इधर I2 हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो I2 कम है ये हम जानते हैं, I1 ज्यादा है, बट इधर तो I2 आया, अब वो I1 बन गया, मतलब पहले कम आया अब ज्यादा हो गया। ज्यादा तब हो सकता है जब करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो। अबे सही है, तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड बाइस बन जाएगा। अब अगर ये फॉरवर्ड बाइस बन गया तो हमें हमारा काम क्या है, सर्किट को दोबारा रीड्रॉ करना, ऐसा बनाना, खच 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 ऐसा करना। यहां से भी फिर हम लोगों को इसको इस तरह से लेना है, ऐसे हम लोग यहाँ पे सर्किट बनाएंगे। ध्यान समझिएगा, 30 वोल्ट तो मैंने 5 ओम लिया है, मैंने 10 ओम लिया है, मैंने 10 ओम लिया है, मैंने 5 ओम लिया है। बेटा ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, दो पैरेलल आपस में सीरीज में। दो पैरेलल की कहानी हो जाएगी, आर इक्विवेलेंट लिखूंगा मैं, दो पैरेलल की हो जाएगी 10 × 5 10 + 5। इधर देखो 10 × 5 10 + 5, तो दोनों मिलाए कितना हो जाएगा, 10 × 5 हो जाएगा बेटा कितना, 50 / 15, 50 / 15। Then answer is 100 / 15 and after solving this what I will get, 5 से इसको उड़ा दीजिए तो हो जाएगा 20 / 3 ओम, तो हो जाएगा 20/3 ओम, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था बेटा, ये हम लोगों ने आप काफ़ी सारे सवाल यहाँ पे किए हैं, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको भी नोट डाउन आप कर लीजिए। हाँ जी बेटा, तो अभी क्वेश्चन अपन लोग देखें। अभी मैं आपको यहाँ पे एक और टाइप का रेक्टिफायर बताऊंगा, वो होता है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर, कौन सा रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा बेटा। ऐसा कुछ एसी सोर्स होता है इस प्रकार से, ऐसे करके इसके अंदर ऐसे हम लोग यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं, वही सब पुरानी बातें जैसे हम किया करते थे। फिर यहाँ पे मैं उस ब्रिज रेक्टिफायर को बनाने का प्रयास करूँगा। कैसे बनाऊंगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा एक डायोड लगाएंगे और सिमिलरली यहाँ पे एक डायोड ऐसे लगाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली फिर हम लोग यहाँ पे एक डायोड लगाएंगे ऐसे करके, और यहाँ पे एक डायोड लगाएंगे ऐसे करके, ऐसे करके हम डायोड को लगा देंगे इस प्रकार से। हालांकि ये भी बड़ा होता है पर बन नहीं पाया, पर कोई बात नहीं, चलेगा ना। तो इसका मैं नाम रख देता हूँ D1 D2 D3 एंड D4। ऐसे इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। तो बेटा हो क्या रहा है उस बात को ध्यान समझना है अपने को। यहाँ पे बीच में एक रजिस्टर लगा होता है जिसी को हम लोग लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं, और यहीं पर हम लोग आउटपुट इसका लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से मेन बातों की। ये ब्रिज रेक्टिफायर किस प्रकार से काम करता है, कैसे नहीं करता, इसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं अदर देन सिंपल रेक्टिफायर से। तो मैं आप सबसे पहले आपको बात करूंगा यहाँ पे कौन कौन सी बातें यहाँ पे मैं करूंगा। बेटा मैं यहाँ पे बातें करूंगा ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में कि भैया किस प्रकार से वर्क करेगा। अब समझना, जैसे मान लीजिए कि पहले वाले पार्ट में यहाँ पर हो जाता है प्लस। बेटा डायग्राम आप बना लीजिए और यहाँ प्लस और माइनस लिख लीजिए। आप, मैं एक ही डायग्राम बनाऊंगा, मैं मिटा सकता हूँ, आपको 2 बार बनाने पड़ेंगे, ये आप मिटा नहीं सकते। तो आप एक काम कीजिए, पहले इस डायग्राम बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग। हाँ जी, तो इसको D4 भी कर सकते हैं वैसे,
जैसा बुक्स में होता है बिल्कुल वैसे ही करें तो ये D3 है, D4 हो गया। ठीक है, तो ये प्लस होगा या माइनस होगा? अगर ये प्लस होगा तो भैया इन दोनों में से ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो करंट यहां से इधर फ्लो कर जाएगा, पर इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, ये रिवर्स बाइस है। अरे सही है ना? और यहां पर देखा जाए तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा, तो यहां पे भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट जब इधर आएगा तो अब करंट यहां से इस तरफ जाएगा। जब इस तरफ जाएगा करंट तो उसका पाथ अभी ऐसा हो जाएगा, और ऐसा पाथ होने के बाद फिर करंट को ये फॉरवर्ड बाइस नजर आएगा और वो यहां से निकल जाएगा। तो करंट यहां से इस प्रकार से आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां से हम लोग वोल्टेज का आउटपुट यहां पे ले सकते हैं इस जगह पर। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूं, दिस इज वोल्टेज इनपुट, और इसमें अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करता हूं, मैं लिख दूंगा, डायग्राम बना लेता हूं पहले, उसके बाद देखते हैं अपन आगे। यहां पे मैंने एक और बनाया है इस प्रकार से, बहुत ही बढ़िया। ये मैंने ले लिया वी आउटपुट, टाइम ले लिया। यहाँ पे फर्स्ट हाफ की बात करता हूं तो ये ऐसे ही आएगा, और साथ में यहां पर क्या हो जाएगा, ये D1 और D3 का काम होगा। बिकॉज ऑफ D1 D3 ये इस प्रकार से बन पाएगा। सेकंड हाफ की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा सेकंड हाफ में अब आपको डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा। मैं इसी से काम चला लूंगा क्योंकि मेरे पास में मिटाने के लिए चौक और हाथ है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। आप डायग्राम दोबारा बना दीजिए बेटा जल्दी से, कोई बहुत बड़ा छोटा लंबा छोटा काम नहीं है। वही ये बना दिया अपन ने। अब क्या होगा कि ये माइनस और ये प्लस, अगर ये प्लस तो इट विल एक्ट एज फॉरवर्ड बाइस, तो करंट यहां से इधर जाएगा। बट इट विल एक्ट एज रिवर्स बाइस, तो करंट यहां पे नहीं फ्लो करेगा। देन आफ्टर इट विल एक्ट एज रिवर्स बाइस, तो करंट यहां पे नहीं जाएगा, करंट इधर चल जाएगा। इसके बाद दिस विल एक्ट एज फॉरवर्ड बाइस, तो करंट यहां से इधर की तरफ फ्लो करेगा। तो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे करके वापस निकल जाएगा। यहां पे हमें क्या मिलेगा, यहां पर हमें मिलेगा अगेन देखो पिछली बार भी यहां पे जो करंट की डायरेक्शन थी वो इधर ही थी, और अब की बार भी हमें करंट की डायरेक्शन इसमें इधर ही मिली है। इसका मतलब हमें लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल मिल रहा है वो तो हमेशा सेम डायरेक्शन में ही मिल रहा है, और ये फ्लक्चुएटिंग डीसी की तरह हमारे पास में आउटपुट आ जाएगा। D2 D4 की वजह से, अगेन D1 D3 की वजह से, इस तरह से चलता रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये है ब्रिज रेक्टिफायर, और ये इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया है, तो इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी इसको नोट डाउन कर लीजिए।